एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का चैप्टर 5 जो है संविधान की उद्देशिका। तो हम पढ़ेंगे संविधान की उद्देशिका के बारे में। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर अपलोड कर दिया है, तो अब हम मूव करते हैं 5th चैप्टर की ओर, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल के बारे में। भारतीय संविधान में उद्देशिका क्या है उसको हम पहले समझते हैं। तो उद्देशिका में वर्णित है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो किस प्रकार का न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। ये यूपीएससी 2013 में पूछा भी गया है। कहाँ से लिया है हमने, तो ये हमने लिया है सोवियत संघ से। फिर बोलता है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किस किस स्वतंत्रता की बात करता है, तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, किस प्रकार की समता, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। तो पूरी उद्देशिका जो है ये मेमोराइज होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, परिचय। भारत के संविधान की उद्देशिका जो है उद्देश्य संकल्प यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा तैयार किया गया और पेश किया गया और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। तो पेश और तैयार किसने किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और स्वीकृत किया है हमारी संविधान सभा ने। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अब तक इसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। इस संशोधन के माध्यम से समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इसमें संविधान सभा का महान दृष्टिकोण शामिल है और यह संविधान निर्माताओं के सपनों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या करती है, तो संविधान निर्माताओं के सपनों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। यह ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है। तो ना यह, तो इंपॉर्टेंट यह भी है कि ना यह शक्ति का स्रोत है और ना ही प्रतिबंध है किस पर, विधायिका की शक्तियों पर। यह ना तो न्यायालय में विचार योग्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ना ही न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, क्यों प्रवर्तनीय भी नहीं है और विचार योग्य भी नहीं है। संविधान का शेष भाग पहले ही अधिनियमित हो जाने के बाद इसे संविधान द्वारा अधिनियमित किया गया था, ताकि इसे संविधान के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके। अब आते हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का क्या यहाँ पे अर्थ है, तो हम भारत के लोग इस बात पर जोर देता है कि संविधान भारतीय लोगों द्वारा और भारतीय लोगों के लिए बनाया गया है। यह लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देती है। तो ये किसके लिए है, हम भारत के लोग का अर्थ क्या है, तो संविधान सभा जो है वो भारतीय लोगों के द्वारा और भारतीय लोगों के लिए बनाई गई है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब है संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या था, तो 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को अपनाने का स्मरणोत्सव और नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना। अधिसूचना यानी एक्चुअली हम ये कब से मनाना प्रारंभ किए हैं ये संविधान दिवस को, तो 2015 से हमने मनाना स्टार्ट किया है संविधान दिवस को। अधिसूचना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, किसके द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इन्होंने 19 नवंबर 2015 को इस उत्सव को मनाने की घोषणा की। यह भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2023 में पूछा गया है। उद्देशिका के अब घटक क्या है उद्देशिका के घटक, देखते हैं। तो उद्देशिका के घटक हैं संविधान के प्राधिकार का स्रोत। कौन है संविधान के प्राधिकार का स्रोत, हम भारत के लोग यानी हम और आप। भारतीय जनता की प्रकृति क्या है, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान का उद्देश्य क्या है,
तो संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। संविधान को अंगीकृत किए जाने की तिथि 26 नवंबर 1949, प्रारंभ किया मनाना 2015 से। संविधान का दर्शन गांधी जी के स्वराज के विचार, आत्मनिर्भरता, न्याय और सहिष्णुता। अब है उद्देशिका का महत्व। भारतीय संविधान का सारांश और दर्शन यह भारतीय संविधान का सारांश और दर्शन है। साथ ही यह संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, यानी कि इसके थ्रू हम पढ़ सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता जो थे उनके मन में क्या था, वे किस प्रकार के विचार को रखते थे और किस प्रकार से इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। हमारे संविधान का पहचान पत्र उद्देशिका को किसने कहा? एन पालकीवाला ने कहा। वहीं हमारे संप्रभु भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा। तो पहचान पत्र कहा एन पालकीवाला ने और कुंडली बताया उद्देशिका को के एम मुंशी ने। संविधान के लिए मुख्य टिप्पणी की सर अर्नेस्ट बार्कर ने। न्यायिक व्याख्या के लिए मार्गदर्शक बताया केशवानंद भारती में न्यायमूर्ति सीकरी ने। केशवानंद भारती केस कब आया था? वो आया 1973 में। ओके, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया था और यह मामला जो था भारत के संवैधानिक इतिहास में सबसे अहम मामलों में से यह एक था। और कहा जाता है कि इसमें 13 जजों की बेंच थे और जिसमें 7-6 से बहुमत से फैसला सुनाया गया था। अगर इसकी इम्पॉर्टेंट जो कुछ तथ्य हैं वो अगर मैं आपको रिकॉल करा दूँ थोड़ी तो इसमें क्या था, याचिकाकर्ता केशवानंद भारती थे और इसमें क्या हुआ था, केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती दी गई थी, है ना। ओके, इसमें क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। यही केशवानंद भारती केस को इंपॉर्टेंट बनाता है। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद क्या हुआ था, यह भारत के संविधान का सारांश, दर्शन तथा संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। यह कानून की संवैधानिकता तय करने में न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हुए भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म पत्रिका यानी होरोस्कोप के समान है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उद्देशिका में मुख्य शब्द, उनके अर्थ और विशेषताएं। यहाँ हम भारत के लोक का अर्थ है, इस बात पर जोर दिया गया है कि संविधान भारतीय लोगों द्वारा उनके लिए बनाया गया है। यह लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है, जिसके अनुसार नागरिक संवैधानिक अधिकारों का अंतिम स्रोत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि शासन भलाई के अनुरूप हो। नेक्स्ट है प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन। सॉवरेन का अर्थ है, यह दर्शाता है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य है। वह ना तो किसी अन्य देश का अधिराज्य यानी डोमिनियन है और ना ही किसी अन्य देश पर निर्भर है। यह अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों की देखरेख के लिए स्वतंत्र है। यह किसी विदेशी राज्य का अधिग्रहण कर सकता है या किसी अन्य देश को अपने राज्य क्षेत्र का हिस्सा सौंप सकता है। नेक्स्ट है बॉक्स, इसमें हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत ने राष्ट्रमंडल की अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की और ब्रिटिश क्राउन को राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में स्वीकार किया। यह संवैधानिक घोषणा किसी भी तरह से भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। संयुक्त राष्ट्र ने यूएनओ में भारत की सदस्यता भी किसी भी तरह से उसकी संप्रभुता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं हम समाजवादी यानी सोशलिस्ट। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया समाजवादी प्रकृति राजकीय नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी में निहित है, जो कि 36 से 51 में वर्णित है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अभी परिभाषा। समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सामूहिक रूप से सरकार के पास होती है, जिसमें सामाजिक समानता को प्राथमिकता दी जाती है। समाजवाद के प्रकार क्या हैं? तो लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में भारत द्वारा अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। तो इसमें कौन सी होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं। वहीं साम्यवादी समाजवाद में चीन, रूस आदि में प्रचलित पूर्ण राष्ट्रीयकरण की वकालत करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारतीय समाजवाद।
भारतीय समाजवाद क्या है? यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का पूर्ण मिश्रण है, जो गांधीवाद की ओर काफी झुका हुआ है। इंपॉर्टेंट। लोकतांत्रिक समाजवाद, इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यह मिश्रित आर्थिक मॉडल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए सह अस्तित्व में विश्वास रखता है। गांधीवादी और मार्क्सवादी दोनों ही राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण में भिन्नता विद्यमान है। कौन कौन? गांधीवादी और मार्क्सवादी। ये क्या, किस बात की बात करते हैं? तो राज्य विहीन समाज हो, वर्ग विहीन समाज हो, यही लक्ष्य रखते हैं। यानी कि दोनों के विचारों में समानता है, लेकिन दृष्टिकोण में भिन्नता विद्यमान है। मार्क्सवाद राज्य को उत्पीड़न के एक साधन के रूप में देखता है, जो पूंजीपति वर्ग की सेवा करता है, और एक राज्य विहीन समाज को प्राप्त करने के लिए वर्ग संघर्ष और क्रांति की वकालत करता है। वहीं गांधीवादी बल पर निर्भरता के कारण न्यूनतम राज्य का भी विरोध करता है, जो अहिंसा का खंडन करता है। गांधी इसके बजाय स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के पक्षधर थे। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी 2020 में पूछा गया इससे सवाल। तो क्या है कि गांधीवादी और मार्क्सवादी राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन उनके क्या है, दृष्टिकोण में भिन्नता है। मार्क्सवादी क्या कहते हैं? मार्क्सवादी कहते हैं कि राज्य जो है उत्पीड़न का एक साधन है, इसके द्वारा जो गरीब हैं, जो असहाय है, उनके साथ उत्पीड़न होता है। और ये कहते हैं कि इन फ्यूचर एक वर्ग संघर्ष होगा, क्लासेस होगा, पूंजीपति वर्गों में और जनसाधारण वर्गों में, यानी कि गरीब और अज्ञानता वाले लोगों में। उसके पश्चात क्या होगा, एक क्रांति आएगी, और उस क्रांति के पश्चात समाज में जो है बदलाव आएगा। तो लेकिन गांधीवाद जो है, वो गांधीवाद बल पर निर्भरता के कारण न्यूनतम राज्य का भी विरोध करता है, जो अहिंसा का खंडन करता है। गांधी इसके बजाय स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के पक्षधर थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पंथ निरपेक्ष क्या है। सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष यह शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। परिभाषा, भारतीय संविधान में यानी भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। यह मूल संरचना सिद्धांत है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय ने 1974 में अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। तो क्या आपको अनुच्छेद 25 से 28 याद है? मैं आपको रिकॉल कराऊं? ओके, तो आप बताएं अनुच्छेद 25 क्या कहता है। एक्चुअली 25 से 28 तक तो हम सबसे पहले बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? वो कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। वहीं आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, है ना। आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, ये आपको राइट है। वहीं आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय, यानी टैक्स की बात करते हैं, करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। वहीं आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ओके, इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे जो मैं कह रही हूँ तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट। तो ये पंथ निरपेक्षता का भारतीय और पश्चिमी मॉडल क्या है, उसके बीच डिफरेंस क्या है, उसको पढ़ते हैं। तो परिभाषा और इतिहास, सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता सहिष्णुता की प्राचीन परंपराओं में निहित है। तो परिभाषा और इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं भारतीय पंथ निरपेक्षता की। तो ये क्या है? सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष सहिष्णु की प्राचीन परंपराओं में निहित। और वही पश्चिम पंथ निरपेक्षता क्या कहती है? और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता कहती है कि चर्च और राज्य का पृथक्करण, यानी चर्च और राज्य जो है पृथक है, यूरोप में धार्मिक युद्धों की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। यानी कि जब देखा कि उन्होंने मतलब धार्मिक प्रभाव बहुत ज़्यादा था यूरोप में, उसके बाद एक क्रांति हुई, उसके पश्चात से चर्च और राज्य यानी कि धर्म और राज्य को पृथक कर दिया गया, है ना। ओके, धर्म की भूमिका। तो भारत में पंथ निरपेक्षता जो है वो राज्य धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकता है, यानी पंथ निरपेक्षता का जो सेंस बनता है यहाँ पे क्या हो सकता है, तो राज्य जो है वो धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकता है और उन्हें समर्थन दे सकता है। जैसे अयोध्या का राम मंदिर, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 दिन का उपवास और उनका पूजा पाठ करना। ठीक है,
वहीं पश्चिमी पंथ निरपेक्षता धार्मिक मामलों में राज्य को की भागीदारी को क्या करती है, प्रतिबंधित करती है। ओके, अब धर्म का प्रदर्शन। भारत में सीमित सार्वजनिक प्रदर्शन के साथ अभ्यास करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वहीं पश्चिम में इसका क्या है, प्रतिबंधित है यह। राज्य का हस्तक्षेप। हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए राज्य क्या कर सकता है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में जब तक कानून का उल्लंघन ना हो, यानी कि किसी भी कानून जो बन गया है उसका उल्लंघन ना हो रहा हो, तब तक हस्तक्षेप राज्य नहीं कर सकता है। कानून संहिता और कानून से संबंध। व्यक्तिगत कानून धर्म के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। वे कई धार्मिक सिद्धांतों में को समायोजित करते हैं। वहीं अगर पश्चिमी पंथ निरपेक्षता की बात करें तो सभी पर एक समान कानून संहिता लागू होती है और कानून जो है धर्म से स्वतंत्र होता है। ओके, अब है धर्म और समाज। भारत में धर्म समाज का अभिन्न अंग है। धर्म जो है अभिन्न अंग है समाज का। वहीं पश्चिम में धर्म को निजी मामले के रूप में देखा जाता है। भारत में अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक उद्देश्य। अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक दोनों मुद्दों को संबोधित करता है भारतीय पंथ निरपेक्षता, लेकिन पश्चिम में मुख्य रूप से अंतरधार्मिक मामलों पर केंद्रित है। भारत में अधिकार एवं प्रभाव। व्यक्तिगत एवं अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करता है और धार्मिक समूह राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पे भारत में लिबरल है, जबकि पश्चिमी मॉडल में सरकार में धार्मिक निकायों की सीमित भूमिका के साथ साथ समग्र स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक, इसका तात्पर्य लोकप्रिय संप्रभुता या सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास है के सिद्धांत से है। परिभाषा। लोकतंत्र नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने, शासकों को चुनने, उन्हें जवाबदेह बनाने की अनुमति देता है। यह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास होती है, जो कि प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। अब है लोकतंत्र का प्रकार। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। नागरिक प्रत्यक्ष तौर पर शासन में भाग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह, पहल, वापस बुलाना और जनमत संग्रह का उपयोग किया जाता है। पहल क्या है, यानी इनिशिएटिव, जो हमने देखा ना, जनमत संग्रह, पहल, वापस बुलाना, जनमत संग्रह का उपयोग किया जाता है। तो उसमें पहल क्या होता है, यानी इनिशिएटिव क्या है? यह विधि जिसके माध्यम से लोग किसी विधेयक को अधिनियमित करने के लिए विधायिका के समक्ष प्रस्ताव रखते हैं। रिकॉल यानी वापस बुलाना, वह विधि जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकते हैं, उसको कहते हैं रिकॉल। यानी कि किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उसको वहां से लंबित या हटा सकते हैं। जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम, वह प्रक्रिया जिसके तहत किसी प्रस्तावित विधान के बारे में निर्णय लेने के लिए मतदाताओं से उनके प्रत्यक्ष वोट द्वारा राय मांगी जाती है। वहीं पे है जनमत संग्रह यानी प्लेबिसिट। सार्वजनिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर लोगों की राय प्राप्त करने की विधि। इसका उपयोग आमतौर पर क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए किया जाता है। तो हमने ये पढ़ा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा, पहल यानी कि किसी भी विधेयक को अधिनियमित करने के लिए विधायक के समक्ष लोग जो है प्रस्ताव रख सकते हैं। वापस बुलाना यानी कि अगर कि कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही उसको पद से हटा सकते हैं। जनमत संग्रह में हमने क्या देखा था कि कोई भी विधान के बारे में अगर निर्णय लेना हो तो मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग किया जाता है। जनमत का महत्व क्या था, तो जनमत था कि किसी भी मुद्दे पर लोगों की राय प्राप्त करने की एक विधि थी। ठीक है, जैसे क्षेत्रीय विवाद वगैरह सुलझाने के लिए लिया जा सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं, यानी संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के तहत शासन करते हैं। भारतीय लोकतंत्र एक जवाबदेह कार्यपालिका वाला प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। इसकी विशेषता में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, समय समय पर चुनाव, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और गैर भेदभाव शामिल हैं। व्यापक दृष्टिकोण, इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयाम शामिल हैं।
उच्चतम न्यायालय अंतर्दृष्टि 1997। संविधान का उद्देश्य समतावादी सामाजिक व्यवस्था बनाना जो भारत के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में न्याय सुनिश्चित करता है। अब है नोट, लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण इस तथ्य में निहित है कि यह सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धिमत्ता और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण क्या है कि यह सामान्य पुरुष और महिलाओं की बुद्धिमत्ता और चरित्र को क्रियाशील बनाता है, यानी एक्टिव बनाता है। यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखने योग्य। ओके, अब हम पढ़ेंगे गणराज्य यानी रिपब्लिक। परिभाषा, यह लोगों की को राजनीतिक संप्रभुता प्रदान करता है। इसका अर्थ है किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति और सभी वर्ग सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। क्या है गणराज्य का अर्थ? तो यह लोगों को राजनीतिक संप्रभुता प्रदान करता है और किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति और सभी सार्वजनिक पद जो हैं वो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। ओके, दो श्रेणियां हैं इसमें, राजशाही यानी ब्रिटेन की, गणराज्य यानी यूएसए और भारत। भारतीय गणराज्य यानी राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अनुच्छेद 54 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, अनुच्छेद 55 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात की गई है, और 56 में राष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं न्याय यानी जस्टिस। जस्टिस कहाँ से प्रेरित है? तो रूसी क्रांति 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। वितरणात्मक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय भी शामिल है। तो किस प्रकार का न्याय शामिल है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और राजनीतिक न्याय को अपनाया गया है एग्जैक्टली। अब हम देखते हैं क्या है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में हम जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना, किसी वर्ग विशेष को विशेषाधिकारों का अभाव और पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। तो क्या था सामाजिक न्याय? तो बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या रंग, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं करेंगे और सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, और विशेषाधिकार का अभाव होगा। किसी भी विशेष वर्ग जो है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना जो है वो नहीं चल सकता। उसके बाद फिर पिछड़े वर्ग और महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। वहीं हम पढ़ेंगे जब आर्थिक न्याय के बारे में, तो क्या है आर्थिक न्याय? आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव ना करना। ये नहीं कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये नहीं कि महाकुंभ और संगम में अमीर लोगों के लिए अलग से व्यवस्था और आम जनता या आम पब्लिक के लिए अलग व्यवस्था, है ना? बट ऐसा कहीं ना कहीं होता है। खैर, धन, आय और संपत्ति में असमानता का उन्मूलन। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक न्याय। तो हमने ये किस लिए किया था व्यवस्था? अगर मैं ऊपर डिफाइन कर दूँ तो आर्थिक आधार पे तो क्या था कि गरीब लोग हैं, उनके पास संपत्ति नहीं है, वो वीआईपी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अंबानी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तो ऑब्वियसली दे आर जस्ट लाइक यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो ओके, राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों के लिए समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक पदों तक समान पहुंच और सरकार में समान अधिकार। ओके, नेक्स्ट है समग्र रूपरेखा। मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी सिद्धांतों के प्रावधानों के माध्यम से न्याय की रक्षा की जाती है, जो इसके व्यापक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, रॉबर्ट पुटनम द्वारा लोकप्रिय सामाजिक पूंजी शब्द का अर्थ है साझा मानदंडों, मूल्यों और समझ वाले नेटवर्क जो सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें विश्वास, आपसी समझ, साझा मूल्य शामिल हैं जो समुदाय और सहकारी कार्रवाई को बढ़ावा देते हैं। साक्षरता दर और कामकाजी आयु की आबादी का आकार मानव पूंजी के उदाहरण हैं। इमारतें और बुनियादी ढांचा भौतिक पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो रॉबर्ट पुटनम ने क्या कहा? उसके द्वारा लोकप्रिय सामाजिक पूंजी शब्द बहुत प्रचलित है, जिसके बारे में कहा जाता है, इसका अर्थ है साझा मानदंड, मूल्य और समझ वाले नेटवर्क जो क्या करते हैं? सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं।
इसमें विश्वास, आपसी समझ, सहयोग कैसे होगा? जब विश्वास होगा, आपसी समझ होगा और साझा मूल्य शामिल होगा, है ना? जो समुदाय और सहकारी कार्यवाही को बढ़ावा देते हैं। और साक्षरता दर और कामकाजी आयु की आबादी का आकार जो है वो मानव पूंजी के उदाहरण है। इमारत और बुनियादी ढांचा भौतिक पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे आदर्श फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 इंपॉर्टेंट 1789 से प्रेरित है। ठीक है। व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध का अभाव, व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना, उद्देश्य का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्चुअली ये आपके दिमाग में इसलिए डाल दिया जाता है, जो पॉइंट से थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इस टाइप के सवाल या फिर यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के दौरान अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप ये समझो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और आप परेशान ना हो, आप घबराओ ना, है ना? तो जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब दूसरों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और हिंसा से मुक्त होना, जो वहाँ संभव नहीं है जहाँ कोई कानून नहीं है। ऐसा किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। ओके, नेक्स्ट है उद्देशिका में प्रावधान। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे वह कर सकता है। संविधान में वर्णित सीमाओं के भीतर ही स्वतंत्रता का उपयोग किया जाना आवश्यक है। उद्देशिका में स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है और मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं बल्कि अर्हित है, यानी कि नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है। उद्देशिका में जो स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है और मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है बल्कि अर्हित है। नेक्स्ट है अन्य संबंधित तथ्य। सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति केवल समाज में, सकारात्मक क्या है? कोई व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, उसके बाहर नहीं। इसलिए यह इस तरह के कार्य करने की संभावना या कार्य करने का तथ्य है कि व्यक्ति का अपने जीवन पर नियंत्रण हो और उसके मौलिक उद्देश्यों को साकार किया जा सके। वहीं अगर नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो गैर हस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से संबंधित है, ना कि समाज की स्थितियों से, अर्थात बाधाओं, रुकावटों या अड़चनों का अभाव होता है ना? नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं समानता यानी इक्वालिटी। उद्देशिका स्थिति यानी स्टेटस और अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। समाज के किसी वर्ग को विशिष्ट विशेषाधिकारों का अभाव, बिना किसी भेदभाव के सभी को पर्याप्त अवसर। नागरिक समानता। नागरिक समानता क्या है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। तो ये था नागरिक समानता की बात कर रहा है, जो अनुच्छेद 14 से 18 की बात करता है। अब है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता क्या है? तो अनुच्छेद 325 वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 325। इसमें क्या बात कही गई? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं है। यानी किसी को भी हम अयोग्य नहीं ठहरा सकते कि वो पर्टिकुलर लिंग का है या जन्म जाति का है या धर्म का है, राइट। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी। अब बात करते हैं हम आर्थिक समानता की। अनुच्छेद 39 आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार तथा पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, जो अनुच्छेद 39 में वर्णित है। इसका महत्व क्या है? संविधान इसके माध्यम से एक निष्पक्ष और निष्पक्ष समाज को बढ़ावा देता है। अब हम पढ़ते हैं बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। बंधुत्व में यह बंधुत्व की भावना का प्रावधान करता है। परिभाषा।
डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बंधुत्व को सभी भारतीयों के बीच साझा भाईचारे और बहनचारे की भावना के रूप में परिभाषित किया है। एकल नागरिकता बंधुत्व को बढ़ावा देती है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का क धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे समरसता और समान बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना तब प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। उद्देशिका में घोषणा की गई है कि बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करती है या करेगा। व्यक्तियों की गरिमा मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो क्या पढ़ा हमने फ्रैटर्निटी के बारे में? ये बंधुत्व की भावना का प्रावधान करता है। इसकी परिभाषा BR अम्बेडकर ने क्या कहा? बंधुत्व को सभी भारतीयों के बीच साझा भाईचारा और बहनचारे की भावना के रूप में बताया। और यह एकल नागरिकता क्या करती है? बंधुत्व को बढ़ावा देती है। जैसे कि अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है, पर इसमें संघ का अलग और राज्य की अलग नागरिकता होनी चाहिए। लेकिन हमारे भारत में क्या है? एकल नागरिकता है, जो बंधुत्व या भाईचारे को बढ़ाता है। मौलिक कर्तव्य जो है हमारा अनुच्छेद जो 51 क में वर्णित है, वो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे किसकी बात करता है? समरसता और बंधुत्व की भावना की बात करता है। यानी सभी समरसता और बंधुत्व के साथ यानी भाईचारे के साथ रहें। और उद्देशिका में भी घोषणा की गई है बंधुत्व क्या है? व्यक्ति की गरिमा है और राष्ट्र की एकता और अखंडता है। ऐसा हमने प्रस्तावना में ऊपर भी पढ़ा था। तो ये भी उस चीज़ को सुनिश्चित करती है। और वही व्यक्ति की गरिमा कहाँ कहाँ प्रदर्शित होती है? तो मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्वों द्वारा भी और मूल कर्तव्यों द्वारा भी सुनिश्चित की गई है। ओके, नेक्स्ट। किसी राष्ट्र की एकता और अखंडता राष्ट्रीय एकता के मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय दोनों आयामों को समाहित करती है। अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है संघ त्रय त्रिमूर्ति यानी यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। संघ त्रय या त्रिमूर्ति सामाजिक लोकतंत्र यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसे ही त्रिमूर्ति कहा गया है, के सिद्धांतों को त्रय या त्रिमूर्ति में अलग अलग मदों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी अनुपस्थित हुए तो लोकतंत्र के उद्देश्य को विफल कर देगा। समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व पैदा करेगी। ये भी UPSC में पूछा गया है कि क्या है? समानता के बिना स्वतंत्रता अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा? अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व की स्थिति पैदा करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को समाप्त कर देगी, है ना? ओके, नेक्स्ट। उच्चतम न्यायालय में उद्देशिका के से संबंधित क्या क्या मामले थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है? बेरुबारी यूनियन केस 1960। उच्चतम न्यायालय की क्या राय थी बेरुबारी मामले में 1960? उद्देशिका संविधान के कई प्रावधानों के पीछे के समान उद्देश्य को दर्शाती है। यदि अनुच्छेदों में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट हैं तो व्याख्या के लिए उद्देशिका से कुछ सहायता ली जा सकती है। यानी व्याख्या के लिए उद्देशिका से कुछ सहायता ली जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। इंपॉर्टेंट। तो बेरुबारी मामले में जो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। ध्यान रहे। आगे आ गया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना में सरकार के कामकाज के लिए आवश्यक अस्थायी सिद्धांत शामिल हैं जो इस संविधान को शाश्वत और अपरिवर्तनीय सार बनाता है। वहीं केशवानंद भारती मामले 1973 उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका संविधान का एक हिस्सा है कहा। तो कहाँ पे कहा था? बेरुबारी केस में कहा था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। वहीं केशवानंद भारती में 1973 में यानी कि ठीक 13 साल बाद क्या कहा है उच्चतम न्यायालय ने कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। बेरुबारी यूनियन केस 1960 में दी गई अपनी राय को क्या कर दिया? पलट दिया। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, उद्देशिका में भी संशोधन हो सकता है, बशर्ते कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को का उल्लंघन ना करती हो या नष्ट ना करती हो। ओके। भारतीय जीवन बीमा निगम केस 1995 क्या था? इसमें उच्चतम न्यायालय ने पुनः कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। तो ये UPSC 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो पुनः अब हम कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम पढ़ेंगे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसका वर्णन है भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक। तब तक खुश रहिए,
पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर।